प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? देखो, भारत सहित अधिकांश देशों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका अपचायन और उच्चायन यानी कि उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, मतलब स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है। दूसरी बात एक ये है उसका पारेषण संभव। पारेषण मतलब कि उसको ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना बहुत आसान होता है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग हर जगह पे किया जाता है ना। प्रत्यावर्ती धारा के बाद आता है सामान्य वैद्युतिक परिपथ के आरेखन, है ना। सामान्य वैद्युतिक परिपथ के आरेखन में सबसे पहली चीज है तुम्हारी सप्लाई स्रोत। सप्लाई स्रोत कौन कौन से होते हैं? एक तो जैसे सॉकेट, बैटरी, जरित्र, जितने भी चीज है अपनी, इनको क्या बोलते हैं अपन? सप्लाई स्रोत। सुरक्षा युक्ति, फिर आगे आता है अपना सुरक्षा युक्ति। सुरक्षा युक्ति में क्या क्या चीजें आती है? जो अपने सर्किट की यानी कि परिपथ की सुरक्षा करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? सुरक्षा युक्ति, जैसे कि फ्यूज, रिले आदि, ठीक है ना। इसके बाद आती है आपकी नियंत्रक युक्ति। नियंत्रक युक्ति मतलब कि जैसे कि थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट कुछ भी हुआ और जिससे वो ट्रिप, जैसे कि अपनी एमसीबी हुई, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, स्विच, है ना, आदि, ये आते हैं अपनी सुरक्षा युक्ति में, सॉरी नियंत्रक युक्ति में। उसके बाद आते हैं अपनी उपभोक्ता युक्ति। उपभोक्ता युक्ति यानी कि क्या क्या होती है? जैसे फैन अपना, बल्ब है, मोटर, जितनी भी चीजें अपन यूज करते हैं, हीटर, सभी क्या होती है? अपने उपभोक्ता युक्ति है। उसके बाद आते हैं अपनी चालक युक्ति। चालक यानी कि जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे क्या बोलते हैं अपन? चालक युक्ति। और उसके अंदर क्या आता है? तार और केबल्स, ठीक है। अब अपन सामान्य प्रकार के वैद्युतिक परिपथ अपन बना के देखेंगे, है ना। तो सामान्य वैद्युतिक परिपथ में सबसे पहला देखो, सामान्य की बात अगर अपन कर रहे हैं, है ना, सामान्य वैद्युतिक परिपथ में एक सामान्य से अगर अपन वैद्युतिक परिपथ बनाएंगे तो उनसे कम से कम एक बल्ब, एक कोई सी भी सुरक्षा युक्ति, एक स्विच और सप्लाई और एक वायर, चार चीजें अपने को जरूर चाहिए। तो सबसे पहले अपन लगा देते हैं एक बल्ब, फिर उसके अंदर लगा दिया अपने क्या है? फ्यूज। स्विच के बाद लगा देंगे अपन एक स्विच। ये हो गया तार, ये हो गया स्विच, ये हो गया अपना बल्ब और ये हो गया अपना फ्यूज। तो ये होता है अपना सामान्य वैद्युतिक परिपथ। मतलब सामान्य से सामान्य वैद्युतिक परिपथ में अपने को इतनी चीजों का ध्यान रखना होता है हमेशा कि एक तो जिस उपकरण को अपने को चलाना वो, उसके बाद उसको सुरक्षा के लिए आपने क्या लगाया है। अगर जैसे स्विच है, वैसे तो स्विच संभाल लेता है, लेकिन स्विच से भी अगर कुछ ज्यादा मान की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी तो वो क्या हो जाएगा? फ्यूज उसको गिरा देगा और वो अपने जो परिपथ है, मतलब के परिपथ में जो भी उपकरण लगा अपने को उसको क्षति होने से बच जाएगा। उसके बाद आता है एक स्विच के द्वारा लैंप का नियंत्रण परिपथ। एक स्विच से लैंप का नियंत्रण परिपथ। अब देखो, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि एक स्विच के द्वारा लैंप का नियंत्रण परीक्षण करना अपने को, तो एक स्विच कैसे करेंगे? उसके अंदर सिर्फ अपने को फ्यूज वगैरह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ स्विच लगाना है, बल्ब लगाना है और बस, कुछ भी नहीं लगाना और सप्लाई देना है ना। तो उसके अंदर क्या है? एक तार, सॉरी एक स्विच के द्वारा एक लैंप का परिपथ। अब इसके अंदर क्या लगाना अपने को? लैंप पूछा सबसे पहले तो लैंप बना देंगे। उसके बाद एक स्विच के द्वारा यानी कि ये सिंगल वे स्विच जिसको बोलते हैं, ये लगा दिया अपन ने स्विच। ये हो गया अपना बल्ब, उसके बाद लगा दी मैंने यहाँ पे एक सप्लाई। ये हो गई सप्लाई। सबसे मेन चीज होती है देखो, ये वाला जब साइन जहां पे भी लगाता है मतलब कि वहां पे प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी का ही साइन होता है। काय का? ये एसी का, यानी कि अल्टरनेटिंग
करंट का। ठीक है, ये साइड जहां पर भी लगा रहे हैं मतलब ये प्रतीक है उसका, ये जहां पर भी दिखा है वहां पर समझ जाना चाहिए अपने को कि यहाँ पे एसी है, और डीसी अगर रहेगी तो वहां पे इस प्रकार से सीधी रखा गया है ना। और अभी अपन एसी की बात कर रहे हैं तो एसी के अंदर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया एक स्विच के द्वारा एक लैंप का नियंत्रण परिपथ। अब अगर आपको किसी भी लैंप को 3 बिंदुओं से लैंप को नियंत्रित करना है तो क्या करोगे? ये तो हो गया कि आपने एक स्विच से एक बल्ब को नियंत्रित कर लिया। अगर आपको 3 स्विच से एक बल्ब को नियंत्रित करना है तो कैसे क्या करोगे? उसके लिए चाहिए आपको 2 टू वे स्विच और एक चाहिए इंटरमीडिएट स्विच। क्या चाहिए? 2 टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच। तीन बिंदुओं से एक लैंप को नियंत्रित करना है ना। तो उसके लिए क्या करोगे? एक तो चाहिए अपने को टू वे स्विच का साइन दिया और एक चाहिए अपने को इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच इस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चाहिए अपने को एक फेस चाहिए इसके अंदर और एक चाहिए अपने को न्यूट्रल, है ना। इसको मैंने दे दिया फेस और ये न्यूट्रल। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? यहाँ पे मैंने एक टू वे स्विच बनाया, उसके बाद इसके बीच में मैं जोड़ दूंगा क्या? एक इंटरमीडिएट स्विच। उसके बाद एक और टू वे स्विच, और इससे लगा देना मैं बल्ब। और इसका कनेक्शन कर दूंगा मैं डायरेक्टली न्यूट्रल। और यहाँ पे चाहिए मेरे को क्या? फेस। देखा, इस चीज जरूर ध्यान रखें कि जहां पे भी किसी भी तार को क्रॉस करवाते हैं तो वहां पे इस प्रकार से वो क्रॉस करना जरूरी है। जैसे कि इसमें कोई क्रॉसिंग नहीं है तो अपने ऐसा कुछ नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल को क्रॉस कर रहा है तो डायग्राम में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया टू वे स्विच, ये इंटरमीडिएट स्विच और ये टू वे स्विच, है ना। मतलब इस एक लैंप को हम 3 जगह से बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ पे आए तो यहाँ से बंद चालू कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी बंद चालू कर सकते हैं और या फिर यहाँ पे मतलब एक ही बल्ब को 3 जगह से बंद या चालू। ये क्वेश्चन आपको जीने की वायरिंग में भी पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बनता है इस प्रकार की, जीने की वायरिंग बताइए। वहाँ पे भी एक टू वे स्विच का प्रयोग करके आप एक बल्ब को 2 जगह से नियंत्रित कर सकते हैं और एक बल्ब को 3 जगह से। अगर आपसे कोई पूछे कि एक बल्ब को 2 जगह से नियंत्रित करना है तो 2 जगह से नियंत्रित करने के लिए क्या करोगे? वो की वही प्रोसेस है। ये टू वे स्विच हो गए अपने, ये हो गया लेंथ, ये इसको न्यूट्रल में दे देंगे अपन और ये दे देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा अपना? जीने की वायरिंग भी बोला जाता है ना। ठीक है, तो ये बल्ब हो गया अपना, ये टू वे स्विच और ये भी टू वे स्विच। ठीक है, इससे यहां से भी इस बल्ब को बंद चालू किया जा सकता है और यहां से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गए अपने 3 बिंदुओं और 2 बिंदुओं से, है ना। अब आता है कि 2 लैंप का संयोजन परिपथ, मतलब 2 लैंप का संयोजन परिपथ। 2 लैंप आपको एक साथ लगाने तो किस प्रकार से लगाओ? अभी तक तो अपन एक लैंप की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब अपन पढ़ेंगे 2 लैंपों का संयोजन परिपथ। एक साथ 2 लैंप को कैसे संयोजित किया जाता है। ये 2 लैंपों का संयोजन परिपथ। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? न्यूट्रल हमेशा लैंप को डायरेक्टली दिया जाता है, हमेशा फेस को कंट्रोल किया जाता है। किसी भी स्विच से करोगे तुम तो किसको कंट्रोल करोगे? फेस को। न्यूट्रल हमेशा बल्ब को या फिर किसी भी युक्ति को दोगे तुम
तो वो डायरेक्टली दिया जाता है। ठीक है, ये अब क्या है, इस बल्ब को अगर अपने को चलाना है तो इस बल्ब के बाद ही अपन इसको चला सकते हैं। कैसे, यहाँ से इसको चालू करेंगे तो इसके अंदर सप्लाई जा रही है, और यहाँ से इसको चालू कर देंगे तो इसके अंदर भी सप्लाई जाना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। मतलब दोनों लैंपों को अपन एक के बाद एक या फिर एक साथ किसी भी तरह से चला सकते हैं, है ना। ये हो गया लैंप और ये हो गया हमारे स्विच। अगर कहीं भी आपको दो स्विच का मतलब अब यहाँ पे लैंप का सीख गए आप, तो लैंप के अलावा किसी भी दूसरी युक्ति को भी अगर आप संयोजित करना चाहते हो तो उसके द्वारा ये कर सकते हो। अब आगे अपना कि अगर 4 लैंपों को एक साथ करना हो तो कैसे करोगे, है ना। ये तो 2 लैंप थे, तो इसी प्रकार से इसी में आगे बढ़ाते हुए इसी को 4 लैंपों का बना देंगे। 4 लैंपों का बनाने के लिए ये जो न्यूट्रल वाला वायर है ये हर जगह से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा एक साथ दिया जाता है। चलो फिर से बना देता हूं। 4 लैंपों का संयोजन परिपथ। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 4 लैंप बना लो सबसे पहले से। ये 4 लैंप होगा। ये चारों लैंपों को मैंने न्यूट्रल भी दे दिया सभी लैंपों को। इसके बाद अपने को देना है इसको फेस। तो फेस में हमेशा अपन स्विच का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि उसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, क्यों करते हैं स्विच का इस्तेमाल, उसको नियंत्रित करने के लिए।
ये लास्ट वाला 3 स्विच और एक क्या हो जाएंगे 4 लैंप, है ना। और यहाँ पे एक राउंड अपन सिग्नल पे स्विच, जैसे सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। इसको चलाएंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इससे आगे का परिपथ इसका कंप्लीट होता जाएगा। चाहो तो ये मिला सकते हो, डायग्राम निकाल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे 4 लैंपों के द्वारा संयोजन परिपथ। अब इसके बाद आते हैं अपन, जैसे कि सीलिंग फैन अगर लगाना है आपने तो उसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को, एक चाहिए अपने को स्विच, एक चाहिए फैन और एक चाहिए अपने को फैन रेगुलेटर, जिससे कि उसको कंट्रोल किया जाता है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी के कोई सा भी डायग्राम बनाने के लिए सबसे मेन चीज है इसके सिंबल्स याद होना चाहिए। बल्ब को कैसे बनता है, स्विच का कैसे बनता है, इस प्रकार से इसके सभी के अगर सिंबल याद है आपको तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। सीलिंग फैन, सीलिंग फैन परिपथ, है ना। सीलिंग फैन परिपथ में क्या आएगा, सबसे पहले तो चाहिए आपको क्या, एक स्विच। ये स्विच बना लिया, ठीक है। स्विच के बाद लगाना अपने को क्या इसके अंदर, रेगुलेटर। ये रेगुलेटर लगा लिया। रेगुलेटर के बाद चाहिए अपने को क्या, फैन। इसका सिंबल ये है, ठीक है। ये क्या है, रेगुलेटर, है ना। और ये क्या है, एफपी स्विच, सिग्नल के स्विच जिसको बोला जाता है। और ये क्या है अपना सीलिंग फैन है, ठीक है। तो मतलब अपन सीलिंग फैन का, किसी भी फैन का इससे जोड़ सकते हैं। फिर आते हैं अपने सॉकेट के परिपथ। अगर सॉकेट को अपने को जोड़ना है किसी भी स्विच से, सॉकेट नॉर्मली आप समझ सकते हो, है ना। तो सॉकेट का कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों ने 3 पिन सॉकेट देखा होगा, पहले 2 पिन चलते थे, अब आते हैं 3 पिन सॉकेट। तो 3 पिन सॉकेट में एक तो होता है आपका फेस, एक होता है उसके लिए न्यूट्रल, और एक होता है आपका अर्थ। क्या होता है इसमें, अर्थ, ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहले एक लोगे न्यूट्रल वाला वायर, दूसरा लोगे आप फेज वाला, ठीक है। तो फेज दे रहा हूं इसको न्यूट्रल, ठीक है। तो इसको मेरे को डायरेक्टली जोड़ना है स्विच। ये स्विच लगा दिया मैंने, और ये है अपने क्या, सॉकेट। ये जो 2 पिन है इसमें एक है अपने फेस की, एक न्यूट्रल की, और जो बीच वाला निकलता है उसे आपको करना है कनेक्ट का इसे अर्थ से, ठीक है। ये हो गया क्या अपना सॉकेट के सॉकेट परिपथ, ठीक है। इसके बाद एक चीज आती है कि अमीटर का संयोजन। अमीटर का संयोजन कैसे करोगे, तो अमीटर का हमेशा अपने को ध्यान रखना है कि अमीटर किसी भी युक्ति के साथ जोड़ो, किसी भी उपकरण के साथ जोड़ो आप, या फिर भले ही न्यूट्रल फेज के बीच में जोड़ो, तो वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही, यानी कि श्रेणी में ही जुड़ता है ना, अमीटर का। और वोल्टमीटर हमेशा काय में जुड़ता है, पैरेलल में। तो अमीटर का संयोजन में अपन एक रेजिस्टेंस के साथ इसको अमीटर का संयोजन जोड़ के देखते हैं, है ना। अमीटर का संयोजन, अमीटर को काय के साथ जोड़ रहे हैं अपन अभी, एक रेजिस्टेंस के साथ। ये होता है एमिट, और ये अपना एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पे नीचे लगा देंगे अपन क्या इसमें, बैटरी।
इसी प्रकार से जिस प्रकार अमीटर का किया जाता है ऐसे आप वोल्टमीटर का भी कर सकते हो। वोल्टमीटर का लेके कनेक्शन टाइम में किया जाता है पैरेलल यानी कि समानांतर। तो वोल्टमीटर के लिए अगर एक रेजिस्टेंस के साथ कर रहा हो, ये हो गया एक रेजिस्टेंस R, इसके साथ वोल्टमीटर लगाना है तो वो इस प्रकार से लगेगा पैरेलल में। लगेगा पैरेलल में, ठीक है। ये होगा अमीटर का कनेक्शन और ये होगा वोल्टमीटर का। अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में यानी कि उसी के साथ और ये उसके पैरेलल में लगता है, ठीक है। वोल्टमीटर भले दो फेजों के बीच में भी लगाओगे तो अमीटर दोनों फेजों में अलग अलग लगेंगे, 2 अमीटर लगेंगे, और वोल्टमीटर दोनों फेजों के बीच में काम करता है यानी कि उसको बीच में लगाया जाता है। अब आता है कि तरंगों के आरेख आगे दिया है। देखो जो प्रत्यावर्ती धारा अपनी है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, वो किस चीज के ऊपर काम करती है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना। हर देश की अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जैसे अपने इंडिया के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। कितनी है? हर्ट्ज में इसको मापा यंत्र है, इसका मतलब मापे जाते हैं, हर्ट्ज में इसको काउंट किया जाता है। यानी कि 1 सेकंड में ये 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव उसमें जाती है, जो कि इसकी कई प्रकार की तरंगें होती है ना। ऐसी जो होती है वो कई प्रकार की तरंगों में चलती है। तो तरंगों में सबसे पहले आती है अपनी ज्या तरंग। कौन सी तरंग आती है? ज्या तरंग। ज्या तरंग किस प्रकार से बनती है? ये वाली। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब ये 0 से चल के शुरू होती है तो ये पॉजिटिव में जाके पूरा एक आधा हाफ सर्कल होता है इसका, फिर आधा हाफ यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 0 हो जाती है, जब जाके इसका एक सर्कल गिना जाता है। इस प्रकार से यहाँ से चलकर यहाँ आने में लगी दूरी, इतने चक्कर जब ये 1 सेकंड में 50 बार कर लेती है, इतनी स्पीड होती है अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, जो अपन विद्युत धारा अपने घरों में यूज करते हैं उसकी। तो ये तो इसकी ज्या तरंग है। इसी प्रकार से एक और बनती है वर्गाकार तरंग। वर्गाकार तरंग में ये पॉजिटिव से शुरू होती है, फिर 0 पे जाती है, फिर नेगेटिव में और फिर पॉजिटिव पे जाती है। इस प्रकार से चलती है। फिर आगे ये इस प्रकार से चलती है, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी सॉटूथ तरंग। सॉटूथ तरंग में क्या होता है? ये एक सीट पे आगे की तरफ वेव फॉर्म में आगे की तरफ चलती जाती है, ठीक है। इसके बाद आती है अपने त्रिभुजाकार तरंग। त्रिभुजाकार तरंग की बात करें तो ये इस प्रकार से चलती है। ठीक है, ये हो गया अपनी ज्या तरंग, ये वर्गाकार तरंग, ये सॉटूथ तरंग और ये हो गई अपनी त्रिभुजाकार तरंग। अब आते हैं अपन आरएलसी परिपथ के ऊपर। आरएलसी परिपथ में क्या होता है? आर यानी कि रेजिस्टेंस, है ना, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं कि प्रतिरोध, है ना। एल यानी कि प्रेरकत्व, है ना, प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर, ठीक है। और सी यानी कि कैपेसिटर, जिसको अपन बोलते हैं क्या? धारिता, ठीक है ना, सही है। क्या बोलते हैं उसे? धारिता यानी कि कैपेसिटर, जो धारक करता है, स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? अपने अंदर आवेश को, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर, ठीक है। तो सबसे पहला है अपना शुद्ध प्रेरकत्व प्रतिरोध, मतलब प्रेरकत्व प्रतिरोध, मतलब शुद्ध प्रतिरोध का अगर डायग्राम बनाना है आपको, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। इसके अंदर क्या आएगा?
ये रेजिस्टेंस हो गया। इसके बाद आता है अपना शुद्ध प्रेरक परिपथ, है ना। प्रेरकत्व यानी कि इंडक्टर को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये इस प्रकार से कुंडली में यहाँ पे आ जाएगा एन। फिर आता है अपना शुद्ध धारिता, परिपथ। ये तो हो गया अपना रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर एल और यहाँ पे कैपेसिटर जाएगा सी। इन तीनों को, अब ये तो हो गया अपने अलग अलग। अब श्रेणी क्रम में अगर आपको आर एल सी, आर एल परिपथ जोड़ना है तो श्रेणी में जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे इसको, एक के बाद एक श्रेणी क्रम, समानांतर में एक के ऊपर एक, मतलब कि एक तीनों के इनपुट और तीनों के आउटपुट एक ही जगह पे रखे जाते हैं। इस प्रकार से इनको, पहला है श्रेणी आर एल परिपथ, श्रेणी आर एल परिपथ, है ना। तो आर एल परिपथ जोड़ रहे हैं अगर अपन, तो पहले तो आर को जोड़ेंगे अपन इसके अंदर, है ना, और फिर जोड़ देंगे अपन इंडक्टर को श्रेणी क्रम में, क्योंकि एक के बाद एक जोड़ रहे हैं अपन श्रेणी क्रम में, ठीक है। ठीक है, ये होगा अपना रेजिस्टेंस और ये होगा अपना इंडक्टर यानी कि प्रेरक। उसके बाद आता है अपना क्या आता है, आरसी परिपथ। रेजिस्टेंस के साथ अपने को कैपेसिटर को जोड़ना है, श्रेणी आरसी परिपथ। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस और यहाँ पे हो गया ये कैपेसिटर, ठीक है। अब इसी प्रकार से इनको अगर तीनों को आ जाए आपको कि आर एल सी श्रेणी में जोड़ना है, श्रेणी में आर एल सी जोड़ना है, तो सबसे पहले जोड़ेंगे अपन किसको, रेजिस्टेंस को, आर हो गया। उसके बाद इंडक्टर एल, इसके बाद आ जाएगा अपना कैपेसिटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे एक साथ। अगर आप तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ना है, आरएलसी परिपथ, सबसे पहले जोड़ेंगे अपन रेजिस्टेंस को आर, फिर जोड़ा अपन ने इसी में इंडक्टर ये, उसके बाद जोड़ा अपन ने कैपेसिटर, ठीक है।